हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुपद यानी कि गुणनखंड, है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में समझ जाते हैं कि बहुपद क्या होता है और गुणनखंड क्या होते हैं। तो उसके बारे में बहुत चीज़ हम लोग जान लेंगे, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, बहुपद होता क्या है ना। तो देखिए, एक चर वाले जितने सारे व्यंजक होते हैं सभी बहुपद कहलाते हैं। एक चर वाले व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। एक चर वाले व्यंजक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुपद। देखिए, चर और अचर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं इसके बाद हम समझ लेते हैं। चर दो चीज, जब भी हम कोई समीकरण को लिखते हैं, जो भी बहुपद को लिखते हैं, तो उसमें हमेशा दो चीज आते हैं, या तो चर आएंगे या तो अचर आएंगे। अगर चर उसको कहते हैं हम लोग, दो चीज टर्म आ रहे हैं यहाँ पे, चर और अचर। चर का मतलब क्या कि वैसा कोई टर्म जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता हो उसको कहते हैं चर। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो अगर x है तो ये चर कहलाएगा, y है तो चर हो गया, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि x का वैल्यू 1 आएगा कि 2 आएगा कि 5 आएगा कि माइनस आएगा कि 0 आएगा, कुछ का नहीं कहा जा सकता है। यानी इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे चर। लेकिन अचर उसको कहते हैं, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, माने जो बदलने वाला टर्म होता है उसको कहते हैं वेरिएबल यानी चर कहते हैं। और जो टर्म अगर बदलने वाला नहीं होता है उसको बोलते हैं अचर। जैसे ही 5 हो गया, 7 हो गया, 8, ये कभी इसका वैल्यू बदलेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि हमेशा ये एक कांस्टेंट है, फिक्स है। तो अचर को यहाँ क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोला जाता है अचर को, और चर को बोला जाता है वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई जेड जितने सारे हम लोग समीकरण बनाते हैं उसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं, तो सब क्या कहलाता है? अचर टर्म कहलाता है। तो बहुपद एक चर वाले व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, है ना। बहुपद कहलाते हैं, जितने सारे एक चर वाले व्यंजक होते हैं बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि x की पावर 3 और प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या कहलाएंगे? एक बहुपद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर है, हर में x ही है ना। अगर इसी में अगर y रह जाता तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे बहुपद है कि एक चर वाले व्यंजक को हमेशा हम लोग बहुपद कहते हैं। तो चर समझ में आ गया और अचर भी समझ में आपको आ गया होगा, है ना। और जितने सारे बहुपद होते हैं उनके जो घात होते हैं हमेशा पूर्णांक में होते हैं। पूर्णांक क्या होता है? -1, 0, 2, 3, ये सब जो नंबर होते हैं इंक्लूडिंग माइनस और 0, वो सारे नंबर पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे -3 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो अगर जितने सारे चर का घातांक होंगे यानी पावर होंगे वो हमेशा पूर्णांक होंगे। 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन भिन्न में कभी नहीं हो सकते हैं। भिन्न मतलब बट्टा। भिन्न उसको कहते हैं जो संख्या अंश और हर के रूप में होता है उसको बोलते हैं हम लोग भिन्न। ठीक है। तो अंश मान लीजिए 5/6 है अगर, तो ये हमको अगर इसके पावर में 5/6 हो जाएगा तो इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। जिस संख्या के घातांक जिस चर मान का घातांक या फिर घात अगर हमेशा पूर्णांक होगा वही बहुपद कहलाएगा, और उसका केवल एक ही चर मान होना चाहिए। अगर इसी में अगर y जोड़ दिया जाए तो इसको हम बहुपद फिर नहीं कहेंगे। तो चर मान एक ही होना चाहिए, और जो पावर होना चाहिए कभी भिन्न में नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है ना, प्लस में कुछ हो सकता है, लेकिन भिन्न में यानी बट्टा वाला इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो भिन्न होता है जो p/q के रूप में रहता है, और जहां q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ 0 अगर हो जाएगा तो इसका वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो भिन्न में जो हर होता है कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लोग बहुपद की थोड़ा सा बात कर लिए हैं, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और नए टर्म की बात कर लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए, बहुपद के कई प्रकार होते हैं, मतलब जितना ज्यादा पावर रहेगा उतना उसका बहुपद वही कहलाएगा बहुपद। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दे दे, पहले बहुपद के प्रकार लिख लेते हैं। अगर पहला प्रकार लिखते हैं रैखिक, पहला रैखिक बहुपद क्या होता है वो बताते हैं हम आपको। कि देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद
वैसा बहुपद जिसका चर के घात जो होते हैं केवल और केवल एक होते हैं उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे x प्लस 2y, अगर x प्लस 2 रहेगा तो क्या होगा, एक जो चर मान का वैल्यू क्या है, हमेशा एक है, कुछ ना ऊपर में है तो क्या है, एक है। तो वैसा चर मान जिसके जो घात होते हैं एक से ज्यादा नहीं होते हैं, यानी कि एक होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो पहला आता है रैखिक बहुपद, दूसरा आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात बहुपद। तो वैसे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 होता है उसको कहते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो आपके पास बहुपद दिख रहा है ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है कितना है, 2 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो वैसे बहुपद जिसके चर मान का अधिकतम घात 2 होता है उसको बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। अब हम लोग तीसरा टर्म ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट में त्रिघात बहुपद, तीसरा में त्रिघात बहुपद। तो देखिएगा वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात, चर मान का अधिकतम घात 3 होता है उसको कहते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ x के पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रहेगा, अगर इस तरह का रहेगा जिसमें सबसे अधिकतम घात 3 रहता है उसको बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। इस टर्म को हम लोग अगर 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 3x भी प्लस 2 भी लिखते हैं तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये भी त्रिघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि अधिकतम चर मान का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये चीज समझ में आपको आ गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद को रैखिक समीकरण के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। इसी तरह समीकरण लिख देता है, जैसे कि रैखिक समीकरण के कोई एग्जांपल दे देते हैं कि 5x प्लस 3x माइनस 2y वाई बोल रहे हैं बराबर अगर 0 रहेगा तो x के मान निकालिए। तो इसको रैखिक समीकरण हम लोग बोलते भी हैं, है ना। तो रैखिक बहुपद को हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, बहुपद के बात हो गया, अब आगे इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसके कुछ और सारे बहुपद चैप्टर का जो टर्म है उसको हम लोग समझेंगे, और अगले दिन से बहुपद का जो प्रश्न आते हैं पॉलिटेक्निक का उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना सारे स्टूडेंट हमारे घर पे बनाएंगे वो सही है, जो नहीं बन पाएगा उसको मैं आप लोग के सामने सोल्व करूंगा। अगर आपको भी दिक्कत होगा, मैं अभी अरिहंत प्रकाशन से पॉलिटेक्निक बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके प्रश्न को लिख सकते हो, है ना, या फिर इस कॉन्टेक्ट नंबर पर 9507450940 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे, और वहां से आप लोग, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं इसका, और वहां से आप लोग घर पे बैठ करके पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर सकते हो, है ना। तो चलिए, तो बहुपद को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुपद का कैसे हम लोग उसको दर्शाते हैं, है ना। तो बहुपद का बीजगणितीय रूप क्या होता है, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, इसका बीजगणितीय रूप क्या होता है। तो बीजगणितीय रूप होता है a0 x टू द पावर हो जाता है n, x टू द पावर n, और प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, अब प्लस ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा a n माइनस 1, है ना, n माइनस 1 x के पावर 1 और प्लस a n, ये हो जाता है बीज गणितीय बहुपद को बीजगणितीय रूप में ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, जहां पे a जो है कोई एक रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है। तो चलो हम लोग कुछ पहचानने की बात करते हैं कि बहुपद को पहचाने कैसे, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, पहचान करेंगे, पहचान। तो हम आपके लिए, आपके पास कुछ बहुपद का जो कुछ समीकरण है उसको लेकर के आए हैं और बताते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक ये हो गया बहुपद, और एक देखते हैं एक्स क्यू प्लस रूट अंडर 5x
अब प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 और एक और है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर एक्स और प्लस 1, है ना। तो देखिए इसमें बहुपद कौन है और कौन बहुपद नहीं है, इसको थोड़ा पहचानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बहुपद का डेफिनेशन क्या है कि जो भी समीकरण होगा उसमें कोई भी एक ही चर मान होगा। तो सब में एक एक चर मान है, देखिए सब में एक्स एक्स ही है। अगर इसमें कोनो में एक आध को एक्स और वाई दोनों आ जाता तो एक चर मान नहीं कहलाते। तो सब में एक एक एक्स है, तो ये तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन दूसरा क्या नियम था बहुपद को कि चर मान एक ही चर मान होना चाहिए और साथ ही साथ जो घात होता है हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। 0 घात हो सकता है, 5 हो सकता है, घात 3 हो सकता है, लेकिन भिन्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक ये भी है, 2 क्या है, एक पूर्णांक है ना। तो इसका तो फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या है, बहुपद है। इसका पूर्णांक 3 है, ये भी क्या है, बहुपद है। इसका पूर्णांक जो है देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स के पावर 1 गुने रूट अंडर एक्स के पावर 1/2। रूट है, इसका मतलब क्या लिखते हैं, रूट को क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल को 1/2 लिखा जाता है और प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स के पावर 3/2 हो गया। अगर भिन्न के जोड़ निकालेंगे इसको, क्योंकि आधार समान रहता है तो पावर जुट जाता है, और प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे जो घात है इसका, ये घात आ गया भिन्न में, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। बाकी ये दोनों बहुपद होंगे। तो चलिए हम पहचान भी कर लिए। अब मिटा करके इसको और हम नए टर्म की ओर बढ़ते हैं, नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग गुणनखंड की बात कर लेते हैं। बहुपद की बात कर लिए, अब कर लेते हैं गुणनखंड। ना कोई मिटा दिया है काजी, है ना को कोई मिटा दिया है। कौन वाला, ऐसे एकरो मिटा दिया है ना, अभी जाके सही हुआ। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्त कि हम सुबह पढ़ाए थे तो ये वीडियो इसको ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिए थे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग किए तो उसमें आवाज ही नहीं आया, तो फिर से हमें दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है आपके लिए, है ना। क्योंकि सुबह में तो बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसी समय रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं आप लोगों के सामने, लेकिन आज हमें दोबारा कोशिश करना पड़ रहा है आपके लिए केवल, क्योंकि आज यहाँ पे स्टूडेंट कोई नहीं है, केवल मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अब समझ रहा हूँ कि आप मेरे सामने हो। तो यहाँ पे चलिए बहुपद एवं गुणनखंड अब सही हो गया, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं गुणनखंड की बात। अब गुणनखंड की बात कर लेते हैं। तो गुणनखंड में एक तो टर्म लिख देते हैं, जैसे एक्स क्यूब होता है बराबर एक्स गुने एक्स, है ना। और ये हो जाता है, ये व्यंजक कहलाएंगे और ये कहलाएंगे मूल व्यंजक। ये कहलाएंगे मूल व्यंजक। ये हो गया व्यंजक, ये हो गया मूल व्यंजक। तो मूल व्यंजक को व्यंजक के रूप में छोटे छोटे खंडों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। यानी मूल व्यंजक को छोटे छोटे टर्म में तोड़ देने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड किसे कहते हैं। कोई बड़ी सी मूल व्यंजक को छोटे छोटे उसको गुणनखंडों में तोड़ने, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड का एक प्रोसेस है जो बड़े डिजिट को तोड़ करके छोटे छोटे डिजिट में उसको बदल दिया जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा, अब एक नया टॉपिक है शेषफल प्रमेय। नया टॉपिक है शेषफल प्रमेय। आगे टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। तो देखिए शेषफल प्रमेय क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद समझाएंगे, ठीक है।
अब शेषफल प्रमेय की बात कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यदि पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है जिसका घातांक लेस देन और इक्वल टू वन हो तथा ये एक वास्तविक संख्या हो एवं पी एक्स में x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल पी ए प्राप्त होगा। हाँ, शेषफल क्या है? बोल रहा है कि पी एक्स कोई एक बहुपद है। जैसे अगर बहुपद की बात कर लिया जाए तो कोई एक बहुपद का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो पी एक्स बराबर कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, कोई एक बहुपद है ना, जिसका जो ये तो बहुपद नहीं हो सकता, इसमें ये वाला नहीं। मान लीजिए x प्लस 4x है, पी एक्स बराबर क्या है? x प्लस 4x है, जिसका घातांक जो है, घातांक क्या है? ये पावरवा इसका है, पावरवा को घातांक बोलते हैं। तो ऊपर में कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं हम लोग? 1 मान सकते हैं। तो जिसका घातांक 1 के बराबर हो या फिर 1 के छोटा हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना। तो 1 से छोटा है यहाँ पे या फिर 1 से बराबर है, तो यहाँ अगर 1 रहेगा तो इसका घातांक क्या है? 1 के बराबर है, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है हो तथा ए एक वास्तविक संख्या है। कोई ए जो एक वास्तविक संख्या, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 1 कुछ भी हो सकता है ना। तो ए कोई वास्तविक संख्या है एवं पी एक्स में अगर x माइनस एक से भाग दिया जाए, पी एक्स में अगर x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें पी ए प्राप्त होगा। कहने की मीनिंग है कि अगर ये संख्या है, अगर कोई पी एक्स में x माइनस ए से भाग दिया जाए तो x माइनस ए जो अगर इससे भाग दिया जाएगा तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा पी ए प्राप्त होगा। पी ए प्राप्त कहने की मीनिंग है यानी कि अगर हम लोग x माइनस ए बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है ना। और ए अगर हम लोग पी ए के वैल्यू पर रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो शेषफल प्रमेय का ये पहला टर्म था। अब इसी में बहुत सारे टर्म हैं, उसको हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम लोग अभी बहुपद के कुछ परिमाण देखेंगे, महत्वपूर्ण परिमाण। नया टर्म थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए, इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे आपको थ्योरी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि ऐसे भी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो देखिए, अगर हम लोग बहुपद का महत्वपूर्ण परिमाण, महत्वपूर्ण परिमाण, महत्वपूर्ण परिणाम की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें कुछ टर्म है, उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, इसके बाद हम अच्छे से समझाते हैं उसको। पहला क्या परिणाम है? पहला, यदि एफ एक्स को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल
एफ माइनस ए प्राप्त होगा, एफ माइनस ए प्राप्त होगा। ठीक है, तो मान लो कोई टर्म है, अगर x प्लस ए है तो एफ ए मान लीजिए कोई बहुपद है अगर, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिख लेते हैं। और कोई संख्या है जो x प्लस ए है, तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये संख्या कोई जो है, हम एक संख्या ले लिए x प्लस 2 ले लिए, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, तो x की जगह क्या हम ले लिए, ए की जगह क्या ले लिए, 2 ले लिए। अगर हम इसको इससे भाग देंगे और पूरे पूरे कट जाएगा, तब क्या होगा, जो शेषफल प्राप्त होगा उसमें हम अगर -2 रख देंगे यहाँ पर इसके एक्स के जगह, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, इसको हम क्या मान लिए, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, यानी कि इसे हमको इसमें भाग देना है। तो देख लीजिए x प्लस 2 है और भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x को भाग देंगे अगर, तो कितना बार में कटाएंगे हम लोग, यहाँ 2x से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर क्या है, ये समीकरण कितना लिखना था, 2 था यहाँ, है ना 2। चलो हाँ, अब भाग देते हैं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर और प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा, एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा, यानी कि अगर इससे इसको भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा अगर कट जा रहा है, तो x प्लस 2 इस भाज्य का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हम अगर x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमको क्या निकलेगा, -2। अगर यही -2 हम यहाँ पे रखेंगे, यानी x के जगह -2 रखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 गुने -2 के होल स्क्वायर और प्लस 4 गुने -2। अब देखिए 2 और गुने, अगर माइनस के पावर 2 बार हो जाता है तो प्लस में बदल जाता है, तो यहाँ पे होगा 4 और प्लस -8, तो यहाँ क्या होगा, 8 - 8 हो गया, बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। यानी यही हम आपको कुछ याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि अगर कोई बहुपद है f(x), कोई बहुपद है, f(x) क्यों दे दिया है, बहुपद लिखने में बढ़का को लिखना पड़ता है, इसलिए इसको शॉर्ट में f(x) बोल दिया है। तो यहाँ पे अगर कोई बहुपद है जिसको हम x प्लस ए से भाग देते हैं और कट जाता है पूरा, जैसे क्या कट जाए, तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा f माइनस ए प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ, और ए की जगह क्या है, 2 है, समझे, ए की जगह है 2। तो चलो एक पहला टर्म समझ में आ गया हमको, और आपको भी। दूसरा देख लेते हैं, टर्म हम दूसरा देखते हैं। अब बोर्ड हिलता है, लगता है इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में। दूसरा टर्म की अगर बात कर लिया जाए, तो दूसरा टर्म है कि यदि f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए, x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो शेषफल एफ ए प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे हम भाग क्या से दिए थे, x प्लस ए से भाग दिए थे। अब भी अगर कोई बहुपद को हम लोग x माइनस ए से भाग देते हैं और पूरा कट जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, प्लस में एफ ए प्राप्त होगा। और अगर हम x प्लस ए से भाग देते हैं तो माइनस एफ ए प्राप्त होता है ना, f माइनस ए प्राप्त होता है। इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हम f(x) बराबर ले लिए अब इस बार कि 2x स्क्वायर और -4x ले लिए, और भाग देंगे क्या से, x माइनस ए से, यानी a के संख्या को एक के जगह कोई रियल नंबर होगा, तो अगर हम कोई संख्या जो ले लिए जिससे भाग देना है हमको, तो x माइनस 2 ले लिया इस बार। अब इससे इसको भाग देंगे तो क्या होगा कि 2x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ है x माइनस 2, तो कितना बार में कटेगा, 2x बार में कटेगा। तो यहाँ क्या 2x स्क्वायर और -4x हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब x माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0, अब x बराबर 2। इसी तरह हम बोलें कि अगर f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो शेषफल जो प्राप्त होता है एफ ए प्राप्त होता है। ए मतलब क्या, रियल नंबर,
वो एक वास्तविक संख्या हमें प्राप्त होता है। और वो वास्तविक संख्या जब इस समीकरण में हम रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 रखेंगे x के जगह, तो इसका वैल्यू हमें क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 2 गुने x के स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर और -4 गुने 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और माइनस 4 दूना 8, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा फिर 0। समझ में आया बात? तो आगे देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। तीसरा पॉइंट देखते हैं, उसी तरह इसमें है, उसी तरह सिमिलरली उसी तरह इसमें है कि यदि fx को ax प्लस b से भाग दिया जाए, प्लस b से भाग दिया जाए, तो शेषफल f माइनस बी बटा ए से क्या होगा, प्राप्त होगा। यह हमें प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग किए थे ऊपर वाला में, इसमें और इसमें, उसी तरह अगर हम लोग कोई संख्या लेंगे, कोई fx कोई बहुपद लेंगे और उसमें ax प्लस b से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल हमको f माइनस बी बटा ए प्राप्त होगा। यहाँ पे a बराबर हो सकता है, मान लीजिए 5 हो सकता है, लेकिन 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो a बराबर कोई रियल नंबर है और b बराबर कोई दूसरा रियल नंबर है। तो जहाँ पे हम लोग इससे प्राप्त करते थे क्या हो बाबू, x माइनस ए से भाग देते थे, हमको क्या प्राप्त होता था, f a प्राप्त होता था। यानी कि x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a प्राप्त होता था। अगर हम x प्लस a से भाग दिए थे तो माइनस a प्राप्त होता है, बराबर 0, और x बराबर माइनस a प्राप्त होता है। देखो x प्लस a से भाग दिए तो माइनस a, और x माइनस a से भाग दिए, x माइनस a से भाग दिए तो a बराबर क्या हुआ, x बराबर a प्राप्त हुआ, है ना, यानी f प्राप्त हुआ। और उसी तरह इतना से भाग देंगे तो हम उसी तरह इसमें कर देंगे, ax प्लस b बराबर 0 कर दिए, ax प्लस b बराबर 0 कर दिए। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x बराबर ये चल जाएगा माइनस में, माइनस b, अब यहाँ बटा में आ जाएगा a, तो वही तो प्राप्त होगा ना। यदि fx को ax प्लस b से भाग दिया जाए तो शेषफल हमको माइनस b बटा a प्राप्त होता है। और जहाँ a और b कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, चाहे 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो, ये पहला हम लोग का बहुपद का जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो हमें प्राप्त हो गया। हम लोग शॉर्ट में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें जो परिमेय देखे थे, कि इसमें जो हम लोग परिमेय देखे थे उसमें जो घात था 1 के बराबर था या फिर 1 से छोटा था। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। चलो गुणनखंड प्रमेय की बात कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग गुणनखंड प्रमेय। देख ले रहे हैं कहीं का बात। तो चलो आप देख लेते हैं हम आगे गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है, इसका प्रमेय थ्योरम थोड़ा सा लिखते हैं कि क्या थ्योरम है, इसको देख लेते हैं। यदि px की घात n इज ग्रेटर देन 0 तथा pa बराबर 0 हो तो x माइनस a px का
एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, इस समझ लीजिए। मान लीजिए पी एक्स कोई एक बड़ा टर्म है ना। मान लीजिए कोई एक समीकरण है ना। तो एक समीकरण अगर है पी एक्स जिसका घात जीरो से बड़ा है, दो भी हो सकता है, द्विघात बहुपद भी हो सकता है, या त्रिघात बहुपद भी हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। यदि पी एक्स की घात n इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम दिए थे कि एक्स की पावर 5 प्लस 6 4x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे रहेगा अगर, तो देखो इसका घात n से बड़ा है कि नहीं। घात ज्ञात करने के लिए हमको सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखना होता है। तो यहाँ पे तो 2 भी है, यहाँ 5 भी है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है, 5 है ना। तो इसका घात 5 है, यानी कि जीरो से बड़ा भी है ना। तथा पी ए बराबर 0। अब इसमें कोई एक ऐसा टर्म रखना है जहां पे हम लोग अगर ए का वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए एक एक्स के जगह, तो उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे कि हम लोग अभी पिछले बार एग्जाम्पल लिए थे, तो 2x स्क्वायर माइनस अगर 4x था, और इसके जगह हम अगर 2 रखते थे, हम लोग 2 से गुना करते हैं, x की जगह अगर 2 रखते थे तो क्या आता था, 2 के पावर 2 स्क्वायर हो जाता था, और माइनस 4 गुने 2, यानी कि 8 माइनस 8 हो जाता था, तो 0 हो जाता था। तो इसमें भी कोई एक ऐसा हम x के जगह ऐसा कोई वैल्यू रखेंगे जिसका वैल्यू, इसको रखने पर इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, उसका वैल्यू 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो संख्या जो है तो x माइनस ए से भी उस बहुपद को विभाजित कर सकता है। तो पी ए बराबर अगर 0 हो जाता है तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने का मतलब क्या, कि अगर 8 है और 2 है, 8 है तो 2 है, तो हम 2 से भाग देंगे, अगर 8 में 2 से भाग देंगे 8 में, तो 4 बार में कट जा रहा है, यानी कि 2 है 8 का एक गुणनखंड है, 2 8 का एक गुणनखंड है। तो चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ा आगे। लाइकन फिर जा रहा है अभी पढ़ के, हमको चिल्लाते चिल्लाते होश खराब हो गया है। समझ में आ गया बात। चलो आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं इसका कुछ, आगे अब कुछ देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इसका भी है, गुणनखंड का कुछ महत्वपूर्ण परिमाण, इसको देख लेते हैं आगे थोड़ा। इसमें भी उसी तरह का है, लिखा हुआ है गुणनखंड का कुछ महत्वपूर्ण गुणनखंड का महत्वपूर्ण परिणाम, गुणनखंड का महत्वपूर्ण परिणाम। देखो क्या क्या परिणाम है। हाँ कोई बात नहीं, ऊपर तो लिखल ना है। चलो इसको ये दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो लिखा हुआ ना है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम की बात कर लिया जाए। पहला पॉइंट देखिए, पहला समझिए पॉइंट, यदि एफ ए बराबर 0 कोई एक बहुपद है जिसमें हम अगर उसका वैल्यू कोई रियल नंबर रखेंगे तो पूरे कट जाता है ना, उसका वैल्यू 0 आता है। जैसे कि अभी हम x वाला बहुपद दिए थे, उसमें हम -2 अभी रखे थे, तो क्या हो गया था, 0 आया रहा था कि नहीं कट के। जैसे अभी एग्जांपल फिर से दे देते हैं कि 4x स्क्वायर था और -2x था, -2x स्क्वायर था, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 4x था। अब इसके जगह हम x के जगह अगर हम a रखते हैं, a मतलब कि 2 रखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0। अभी हम एग्जांपल दिए थे। उसी तरह e मान लीजिए एक बहुपद है यहाँ fx, और अगर उसमें जगह हम 2 रखते हैं, यानी कि कोई रियल नंबर रखते हैं, a रखते हैं, तो उसका वैल्यू कैसे भी 0 आ जाता है। आ जाता है तो आता हो तो यदि f a बराबर 0 हो तो x माइनस ए fx का एक गुणनखंड होगा, fx का एक गुणनखंड होगा।
गुणनखंड होगा। ठीक है, एक गुणनखंड होगा। दूसरा टर्म देख लीजिए कि यदि f माइनस ए बराबर 0 हो तो x प्लस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा टर्म है, ऐसा कोई बहुपद है, जैसे कि यहाँ पे हम प्लस अगर रख देंगे खाली, अब यहाँ पे -2 रखेंगे तब इसका वैल्यू 0 आएगा। उसी तरह यहाँ कह रहा है कि कोई एक बहुपद है और जहाँ पे -a रखेंगे x के जगह तो उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसका गुणनखंड कौन होगा, x प्लस a एक गुणनखंड होगा। यानी इस टर्म का x प्लस 2 एक गुणनखंड होगा। कैसे गुणनखंड होगा बाबू, जैसे देख लो, x प्लस अब 2 से भाग देंगे इसको ना तो पूरे पूरे कट जाएगा। 2x² प्लस 4x है ना, अब इसको काटेंगे 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x² और प्लस गुना इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 और 4x हो जाएगा। ये क्या होगा, देखो कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। तो वही कह रहा है कि अगर f(x) कोई गुणनखंड है और x की जगह -a रखा जाए और उसको वैल्यू 0 आता हो तब x प्लस a f(x) का गुणनखंड होगा। दूसरा टर्म खत्म। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में है, कह रहा है तीसरा नंबर में है यदि f माइनस a बटा b बराबर 0 हो तो bx प्लस a fx का गुणनखंड होगा। fx का गुणनखंड होगा। ये हो गया, fx का गुणनखंड होगा। चौथा टर्म थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसी तरह आसान है। चौथा टर्म की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 4 नंबर कहाँ लिख दे, हम ऊपर में लिख देते हैं। चौथा नंबर हम लिख देते हैं ऊपर में मिटा करके, ताकि ज्यादा झुकना पड़ेगा फिर मुझे अगर नहीं ऊपर लिखेंगे तो। चौथा हम ऊपर में लिख देते हैं 4 नंबर। चार नंबर है कि यदि फलन फलन छोड़िए दिक्कत करेगा, यदि fx क्या है, एक बहुपद है कोई। यदि fx में x बराबर a तथा x बराबर b रखा जाता है और f a बराबर 0 तथा f b बराबर 0 हो जाए तो x माइनस a तथा x माइनस b fx का गुणनखंड होगा। अर्थात गुणनखंड होगा। अर्थात माने क्या, इसका माने एकर माने अर्थात मतलब क्या हुआ, अर्थात x माइनस b fx b से fx पूर्णतः विभाजित होगा।
ठीक है, वही बात हुआ अब पहला वाला ही हुआ कि अगर x बराबर a होता है और अगर f a के जगह हम अलग रखते हैं तो 0 आ जाता है, जैसे कि इसमें आया था कि f a रखने पर 0 आ जाता है। तो आंसर इसका क्या आया था कि x माइनस a से विभाजित था, यानी गुणनखंड था उसका। तो इसी में उसमें है अगर f(x) में अगर x बराबर a रखते हैं तथा x बराबर b रखते हैं, इसमें दो नंबर आ गया, दो रियल नंबर आ गया, एगो a आया है b नंबर। तो कोई एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें मान लीजिए 2 भी रखेंगे तो उसको x की जगह 2 भी रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, x की जगह 3 भी रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। कभी ऐसा हो सकता है बहुपद। तो उसी तरह यदि f(x) में x बराबर 0 रखते हैं तथा f(x) में x बराबर a रखते हैं तथा x बराबर b रखा जाता है और f a रखने पर उसका वैल्यू बहुपद का 0 आ जाता है, और उसी तरह f b रखने पर x का वैल्यू उसका वैल्यू 0 आ जाता है बहुपद का, तो x माइनस a तथा x माइनस b f(x) का एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब है कि x माइनस a x माइनस b से भाग देंगे अगर तो पूर्णतः f(x) इस अर्थात x माइनस a x माइनस b से f(x) पूर्णतः विभाजित होगा, यानी इसको से भाग दिया जाएगा उस बहुपद को जिसमें हम लोग x का वैल्यू a और b रखे थे, अगर उससे विभाजित किया जाएगा तो पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद का कुछ नियम थे, इंपॉर्टेंट रियल नियम थे, है ना। तो आप ये नियम क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो बहुपद का नियम समाप्त हो गया, गुणनखंड का भी खत्म हो गया। तो अगले दिन हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ अरिहंत प्रकाशन। अगर आप लोग घर में अरिहंत प्रकाशन बुक खरीद लो और वहाँ से आप रोज प्रैक्टिस मेरा वीडियो भी देखो, और अरिहंत प्रकाशन का जो क्या होता है प्रश्न होता है वो आपको टेस्ट करो, लगाओ। अगर नहीं आता है, अगर एक आध को मिस्टेक होता है, अगर भूल रहे हो एक आध को नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके और आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अब तो इतना आसान हो गया आपके लिए पढ़ना, है ना। चलो, थैंक यू।